जो हमारा आज का टॉपिक है वो है स्ट्रक्चर। क्योंकि सप्लाई एंड डिमांड के बाद जो मेन मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है स्ट्रक्चर। और स्ट्रक्चर फॉरेक्स मार्केट के अंदर सबसे कॉम्प्लिकेटेड चीज़ है। लोगों को समझ नहीं आती कि स्ट्रक्चर किस तरीके से काम करता है। अभी एक स्ट्रक्चर वो होता है जो हमको आता है नज़र, और जो एक होता है मेन ऑर्डर फ्लो, जो स्मार्ट मनी, जो इंस्टीट्यूशनल, जो हमारे बड़े बड़े बैंक्स होते हैं वो ट्रेड करते हैं। जो उनका ऑर्डर फ्लो होता है वो बीरिश होता है या बुलिश होता है। तो एक वो होता है मेन ऑर्डर फ्लो। अभी ऑर्डर फ्लो के चलते ही स्ट्रक्चर बनता है। स्ट्रक्चर ही हमको बताता है कि ऑर्डर फ्लो कौन सा है। स्ट्रक्चर के साथ सप्लाई डिमांड को मिक्स करना और सप्लाई डिमांड के साथ स्ट्रक्चर को पढ़ना बड़ा ही ज़रूरी है। तो जो फर्स्ट एग्जांपल है हमारे पास वो है एक अप ट्रेंड की, एक बुलिश मार्केट स्ट्रक्चर की, जिसमें प्राइस क्या करती है कि अप मूव करती है, हायर हाई और हायर लो लगाती है, और अगेन प्रीवियस हायर हाई को दोबारा से ब्रेक करती है, न्यू हायर हाई लगाती है। और इसमें जो भी हायर हाइज लगते हैं वो प्रीवियस हायर हाई से ऊपर लगते हैं। तो इसमें क्या होता है कि हायर हाई प्रीवियस हायर हाई से ऊपर लगता है, और इसी तरह हायर लोस भी प्रीवियस हायर लोस से ऊपर लगते हैं। इसमें हमको एक सीरीज़ नज़र आती है हायर हाइस की, हायर लोस की, हायर हाइस की और हायर लोस की, और ये चलती रहती है उस वक्त तक जब तक कि स्ट्रक्चर नीचे ब्रेक ना हो जाए। अब स्ट्रक्चर कब बदलता है, स्ट्रक्चर में जो स्ट्रक्चर का करैक्टर है उसमें तब्दीली कब आती है? जब प्राइस अपने प्रीवियस हायर लो को ब्रेक करती है नीचे की तरफ, तो हम एक अप ट्रेंड से एक डाउन ट्रेंड के अंदर शिफ्ट हो जाते हैं, एक बीरिश मार्केट के अंदर शिफ्ट हो जाते हैं। लेकिन जब तक प्राइस प्रीवियस हायर लो को ब्रेक नहीं करती और हायर हाइज ही लगाती जा रही है, तो उस वक्त तक हम एक अप ट्रेंड में हैं। तो ये जो अभी हमें एग्जांपल नज़र आ रही है, ये जो एग्जांपल है ये किताबी एग्जांपल है कि जिस तरह हमको बुक्स में पढ़ाया जाता है, जिस तरह हमको दिखाया जाता है, जो हमको पीडीएफ्स में पढ़ाया जाता है कि जी हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो, ये क्लीन स्ट्रक्चर है, ये क्लीन ट्रेंड है। लेकिन फॉरेक्स मार्केट के अंदर कभी भी हमें इस तरीके का ट्रेंड, साफ़ सुथरा और क्लीन ट्रेंड नज़र नहीं आता। हाँ, सम टाइम होता है कि एक क्लीन ट्रेंड, एक क्लीन स्ट्रक्चर नज़र आता है, लेकिन कभी भी ऐसा नहीं होता। जो हमारे पास रियल लाइफ एग्जांपल है जो फॉरेक्स मार्केट के अंदर हमको देखने को मिलता है, वो कुछ इस तरीके का अप ट्रेंड होता है, जिसमें हमारे पास एक हायर हाई लगता है, देन हायर लो लगता है, देन हायर हाई लगता है प्रीवियस हाई से ऊपर। यानी कि हायर हाई को मार्केट ब्रेक करती है टू द अपसाइड एंड एक न्यू हायर हाई लगाती है। अभी हम हमारी जो ट्रेडिंग रेंज होती है वो ये वाला हायर हाई और ये वाला हायर लो होती है। इसके अंदर अंदर हम ट्रेड कर रहे हैं, ये अभी हमारी ट्रेडिंग रेंज है। इस हायर हाई और इस हायर लो के बीच जो कुछ भी हो रहा है वो सब स्ट्रक्चर है। तो सब स्ट्रक्चर क्या है इसके बारे में भी हम काफ़ी डिटेल में बात करने वाले हैं आगे, लेकिन उस वक्त तक आप ये समझ लें कि जब मार्केट एक रेंज के अंदर होती है, रेंज से मुराद ये वाली रेंज नहीं है। मार्केट रेंज से मुराद एक हायर हाई और एक हायर लो के बीच जब मार्केट होती है, तो जब मार्केट रिट्रेस करती है, जब मार्केट करेक्शन करती है, तो उसे हम, जो इस तरीके की करेक्शन होती है, तो उसे हम एक कॉम्प्लेक्स पुल बैक कहते हैं। देन मार्केट प्रीवियस हायर हाई को ब्रेक करती है और एक न्यू हायर हाई लगाती है। तो अभी ये जो कुछ भी है ये हमारा कॉम्प्लेक्स पुल बैक है और ये हमारा सब स्ट्रक्चर है। दोबारा से रिपीट करता हूँ, जो एक अप ट्रेंड होता है उसके अंदर हायर हाइज लगते हैं और हायर लोस लगते हैं, और एक सीरीज़ चलती रहती है हायर हाइज की और हायर लोस की। और उस वक्त तक हम एक अप ट्रेंड में होते हैं जब तक प्राइस अपने प्रीवियस हायर लो को नीचे की तरफ नहीं करती ब्रेक। अगर प्राइस नीचे की तरफ कर जाती है ब्रेक, तो अब हम एक बीरिश मार्केट के अंदर हैं। लेकिन जब तक मार्केट इसको ब्रेक नहीं करती तब तक हम एक अप ट्रेंड के अंदर ही हैं। मिसाल ले लें, ये हमारा हायर लो पॉइंट है ये वाला। अगर मार्केट इसको नीचे ब्रेक कर देती है
तो हमारा स्ट्रक्चर बदल गया। तो हम अब एक अप ट्रेंड के अंदर नहीं हैं, अभी हम एक डाउन ट्रेंड के हैं। अभी स्ट्रक्चर का जो करैक्टर है वो बदल गया, चेंज ऑफ करैक्टर हम इसे कहते हैं। लेकिन जब तक प्राइस अपने प्रीवियस हायर हाइज को ऊपर की तरफ ब्रेक करके न्यू हायर हाइज लगा रही है, तब तक हम एक अप ट्रेंड के अंदर हैं। इसके अंदर क्या होता है कि हायर लोस भी पिछले हायर लोस से ऊपर लगते हैं और हायर हाइज भी पिछले हायर हाइज से ऊपर लगते हैं। देन ये हमारे पास एक किताबी शक्ल है। जो हमारे पास रियल मार्केट की एक शेप है, जो एक रियल स्ट्रक्चर है, वो कुछ इस तरीके का होता है, जिसमें मार्केट हायर हाई लगाती है, देन हायर लो लगाती है, देन प्राइस प्रीवियस हायर हाई को ब्रेक करती है और एक न्यू हायर हाई लगाती है। अभी इस हायर हाई और इस हायर लो के बीच जो कुछ भी हो रहा होता है, ये जो करेक्शन होती है, ये जो पुल बैक होता है, ये जो मार्केट रिट्रेस करती है, ये हमारा सब स्ट्रक्चर होता है। याद रखिएगा, हायर टाइम फ्रेम का जो स्ट्रक्चर होता है उसके अंदर जो प्राइस रिट्रेसमेंट करती है वो हमारा छोटे टाइम फ्रेम का ट्रेंड होता है। मिसाल ले लें कि अभी ये H4 का स्ट्रक्चर है। अभी ये जो प्राइस ने रिट्रेसमेंट की है नीचे की तरफ, ये M15 का जो है वो स्ट्रक्चर होगा। हायर टाइम फ्रेम की करेक्शन लोअर टाइम फ्रेम का स्ट्रक्चर होती है और उस स्ट्रक्चर को हम सब स्ट्रक्चर कहते हैं। हायर टाइम फ्रेम की करेक्शन को हम सब स्ट्रक्चर कहते हैं। उसके बाद चलते हैं आगे नेक्स्ट एग्जांपल में, जो कि है बीरिश मार्केट की। जब प्राइस बीरिश मार्केट के अंदर होती है, जब प्राइस एक प्राइस डाउन ट्रेंड के अंदर होती है, तो उसमें क्या हो रहा होता है कि हमारे पास लोअर लोस, लोअर हाइज, लोअर लोस, लोअर हाइज, लोअर लो और लोअर हाई लगते हैं। अभी इसमें जो लोअर लो होता है वो प्रीवियस लोअर लो से नीचे लगता है। लोअर लो प्रीवियस लो से नीचे लगता है और जो लोअर हाई होता है वो भी हमारे पास प्रीवियस लोअर हाई से नीचे लगता है। और उस वक्त तक हम एक बीरिश मार्केट के अंदर होते हैं जब तक प्राइस प्रीवियस लोअर हाई को ऊपर की तरफ ना कर दे ब्रेक, तब तक हम एक बेरिश मार्केट के अंदर हैं। लेकिन जब प्राइस प्रीवियस लोअर हाई को ऊपर की तरफ करती है ब्रेक, तो अभी हम एक अप ट्रेंड के अंदर शिफ्ट हो चुके हैं, हमारा स्ट्रक्चर बदल चुका है। इसे हम चेंज ऑफ करैक्टर कहते हैं, स्ट्रक्चर का चेंज ऑफ करैक्टर, कि मार्केट ने अभी अपोजिट मूव शुरू कर दी है। अभी हम एक अप ट्रेंड के अंदर हैं। लेकिन दोबारा से वही कि ये एक किताबी शक्ल है, ये एक वो चीज़ है जो आपको पीडीएफ्स के अंदर बताई जाती है कि जी लोअर लो, लोअर हाई, हायर हाई एंड हायर लोस। लेकिन रियल मार्केट के अंदर आपको कुछ भी इस तरीके का देखने को नहीं मिलता। जो एक रियल लाइफ एग्जांपल है, जो चार्ट्स पर जिस तरीके से हमको मार्केट नज़र आती है, वो ये वाला है, जिसके अंदर मार्केट लोअर लो, लोअर हाइज, लोअर लोस, लोअर हाइज, लोअर लोस और लोअर हाइज ही लगाती है। लेकिन जब मार्केट एक न्यू लोअर लो लगाती है तो प्राइस को रिट्रेसमेंट करनी होती है, प्राइस को करेक्शन करनी होती है। अभी ये जो रिट्रेसमेंट होती है, जो करेक्शन होती है, ये हमारा एक कॉम्प्लेक्स पुल बैक कहलाती है। अगर कुछ इस तरीके का हो तो ये क्या होता है कि ये जो करेक्शन होती है, ये हमारे पास लोअर टाइम फ्रेम का ट्रेंड होता है। मिसाल ले लें, ये H4 का टाइम फ्रेम है, ये अभी ये जो करेक्शन हो रही है ये M15 का ट्रेंड होगा। हायर टाइम फ्रेम की करेक्शन लोअर टाइम फ्रेम का ट्रेंड होती है। अभी जो ये कॉम्प्लेक्स पुल बैक होता है, ये अभी हमें नहीं पता कि हमारा ये हमारा लोअर हाई है या फिर ये है या फिर ये है। हमें उस वक्त तक हमारा लोअर हाई या फिर हायर लो कंफर्म नहीं होता जब तक प्राइस दोबारा से प्रीवियस हायर हाई को या फिर दोबारा से प्रीवियस लोअर लो को नीचे ब्रेक करके एक न्यू लोअर लो ना लगा दे, या प्रीवियस हायर हाई को ब्रेक करके एक न्यू हायर हाई ना लगा दे। तब तक हमें हमारा
लोअर हाई या फिर हायर लो कन्फर्म नहीं होता। यही सब चीज़ें मैं एक मरतबा दोबारा रिपीट करता हूँ। एक बुलिश मार्केट के अंदर मार्केट हायर लो हायर हाई और हायर लोस लगाती है, और इसके अंदर जब हम स्ट्रक्चर हमारा शिफ्ट होता है तो मार्केट को प्रीवियस जो हायर लो होता है वो लाजमी ब्रेक करना होता है। अगर मार्केट प्रीवियस हायर लो को ब्रेक करती है देन अभी हम एक बीरिश मार्केट के अंदर हैं, हमारा करेक्टर ऑफ स्ट्रक्चर बदल चुका है। अभी हमारा स्ट्रक्चर जो है वो एक बीरिश हो चुका है, अभी हम एक बुलिश मार्केट के अंदर नहीं है। लेकिन जब तक प्राइस कंटिन्यू करती है हायर हाइस और हायर लोस को, हम एक अप ट्रेंड के अंदर होते हैं, हम एक बुलिश मार्केट के अंदर होते हैं। इसमें जो हायर हाइस होते हैं वो प्रीवियस हायर हाई से ऊपर लगते हैं, और जो हायर लोस होते हैं वो प्रीवियस हायर लोस से ऊपर लगते हैं। देन ये हमारे पास किताबी शक्ल है, ये थोड़ा सा रियल लाइफ एग्जांपल है। इसके अंदर प्राइस क्या करती है कि एक हायर हाई लगाने के बाद जब प्राइस रिट्रेस करती है तो वो एक कम्प्लेक्स पुल बैक होता है, वो एक करेक्शन होती है, और वो करेक्शन लोअर टाइम फ्रेम का ट्रेंड होती है। और उस वक्त तक हमें हमारा हायर लो कंफर्म नहीं होता जब तक प्राइस दोबारा से प्रीवियस हायर हाई को ब्रेक करके न्यू हायर हाई नहीं लगाती। एंड टू दी फ्लिप साइड, जब हम एक बेरिश मार्केट के अंदर होते हैं, जब हम एक डाउन ट्रेंड के अंदर होते हैं, तब प्राइस लोअर लो लोअर हाई लोअर लो लोअर हाई लोअर लो और लोअर हाई लगाती है। और हर बार मार्केट एक लोअर लो जब भी लगाती है तो वो प्रीवियस लोअर लो से नीचे होता है, और जब भी लोअर हाई लगाती है वो भी प्रीवियस लोअर हाई से नीचे होता है। और उस वक्त तक हम एक डाउन ट्रेंड के अंदर होते हैं जब तक प्राइस प्रीवियस लोअर हाई को ना ब्रेक कर दे टू द अपसाइड। अब उस वक्त तक हम एक डाउन ट्रेंड के अंदर हैं, लेकिन जब प्राइस प्रीवियस लोअर हाई को ब्रेक कर देती है तो हमारा स्ट्रक्चर बदल जाता है, हम एक अप ट्रेंड के अंदर शिफ्ट हो जाते हैं। और ये हमारे पास एक रियल लाइफ चार्ट एग्जांपल है जिसके अंदर जो प्राइस करेक्शन करती है वो एक कॉम्प्लेक्स पुल बैक में करती है। तो इसे हम सब स्ट्रक्चर कहते हैं, लोअर टाइम फ्रेम का स्ट्रक्चर कहते हैं। और ये कॉम्प्लेक्स पुल बैक के बाद हमें कंफर्म नहीं होता कि कौन सा हमारा लोअर हाई है उस वक्त तक जब तक प्राइस प्रीवियस लोअर लो को ब्रेक करके न्यू लोअर लो नहीं लगाती। तो अभी हम ये देखते हैं कि स्ट्रक्चर जो है वो सप्लाई एंड डिमांड के साथ किस तरीके से चलता है, या फिर सप्लाई एंड डिमांड स्ट्रक्चर के साथ किस तरीके से चलती है। अभी स्ट्रक्चर को सप्लाई एंड डिमांड के साथ किस तरीके से देखना है, तो चलें आज उसको देखते हैं कि स्ट्रक्चर सप्लाई एंड डिमांड के साथ किस तरीके से चलता है। जब हम एक अप ट्रेंड के अंदर होते हैं तो उसके अंदर सप्लाई फेल हो रही होती है और डिमांड को रिस्पेक्ट मिल रही होती है। इसमें क्या होता है कि जब प्राइसेस डिमांड जोन में आती हैं तो उसको रिस्पेक्ट मिलती हैं, और जब प्राइसेस सप्लाई जोन में जाती हैं तो उसको फेल कर देती हैं। इसी तरह जब हम एक बिरिश मार्केट के अंदर होते हैं, यहाँ पर डिमांड फेल हो रही होती है और सप्लाई को रिस्पेक्ट मिल रही होती है। जब प्राइसेस एक डिमांड जोन में आती हैं तो उसको फेल कर देती हैं, जब सप्लाई जोन में जाती हैं तो उसको रिस्पेक्ट देती हैं, और इसलिए हमारे पास एक डाउन ट्रेंड बनता है। क्योंकि सप्लाई ज़्यादा होती है, डिमांड कम होती है, डिमांड को रिस्पेक्ट नहीं मिल रही होती, सप्लाई को रिस्पेक्ट मिल रही होती है। दैट्स वाई हमारे पास एक डाउन ट्रेंड बनता है। अभी इसमें क्या होता है कि जब प्राइसेस एक हायर हाई लगाती हैं और जब ये करेक्शन होती है तो सारी सी बात है, यहाँ पर डिमांड नहीं थी, सप्लाई आई, जिसकी वजह से प्राइसेस नीचे आई और उन्होंने करेक्शन की। अब जब प्राइसेस करेक्शन करके डिमांड जोन में आती हैं तो डिमांड को रिस्पेक्ट मिलती है, और ये सप्लाई जोन जो बनता है जिसकी वजह से करेक्शन हुई वो फेल हो जाता है। देन अगेन प्राइसेस करेक्शन करती हैं, और जो यहाँ पर सप्लाई जोन बनता है वो जब प्राइसेस डिमांड जोन में आती हैं उसको रिस्पेक्ट देती हैं, और दोबारा से सप्लाई को फेल करती हैं, उस सप्लाई जोन को फेल कर देती हैं। सेम इसी तरह जब प्राइसेस
एक लोअर लो लगाती हैं, एक लोअर हाई लगाती हैं, और जब सप्लाई जोन में जाती हैं तो सप्लाई को रिस्पेक्ट मिलती है, और जो डिमांड जोन बनता है जिसकी वजह से ये करेक्शन हुई, जो हमें पुल बैक देखने को मिला, प्राइसेस अप गई, वो डिमांड जोन फेल हो जाता है। देन जिसकी वजह से हमें करेक्शन देखने को मिली, वो डिमांड जोन जिसकी वजह से ये करेक्शन हुई वो फेल हो जाता है और सप्लाई को रिस्पेक्ट मिलती है। अभी वो हमारे पास एक टेक्स्ट बुक एग्जाम्पल है, यूटोपियन एग्जाम्पल है, ये हमारे पास रियल लाइफ चार्ट एग्जाम्पल है। इसके अंदर क्या होता है कि प्राइस एक हायर हाई लगाती है, एक हायर लो लगाती है, देन एक कॉम्प्लेक्स पुल बैक देती है जिसे हम अपना सब स्ट्रक्चर कहते हैं। अब इस सब स्ट्रक्चर के अंदर क्या होता है, क्योंकि ये लोअर टाइम फ्रेम का ट्रेंड होता है, इसके अंदर क्या होता है कि सप्लाई को रिस्पेक्ट मिल रही होती है, इसके अंदर सप्लाई को रिस्पेक्ट मिल रही है और डिमांड जो है वो फेल हो रही है। इसके अंदर सप्लाई को रिस्पेक्ट मिल रही होती है, और जब प्राइसेस हायर टाइम फ्रेम के डिमांड जोन पर आती हैं तो डिमांड को रिस्पेक्ट मिलती है और ये वाले सप्लाई जोन फेल हो जाते हैं। देन प्राइसेस फाइनली उस सप्लाई जोन में टैप होती हैं जिसकी वजह से ये करेक्शन हुई। प्राइसेस उसको इमीडिएटली फेल नहीं करती, प्राइसेस उसको रिस्पेक्ट देती हैं, नीचे आती हैं और दोबारा से उस डिमांड जोन के अंदर टैप होती हैं जिसने ये सब स्ट्रक्चर ब्रेक किया था। अब जो यहाँ पर सप्लाई दोबारा से बनेगी जिसकी वजह से ये करेक्शन हुई, ये प्राइसेस नीचे आई, वो जब प्राइसेस दोबारा से डिमांड को रिस्पेक्ट देकर ऊपर जाती हैं तो उसको फेल कर देती हैं। थोड़ा सा ये कॉम्प्लिकेटेड है, मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि प्राइसेस ने एक हायर हाई लगाया, एक हायर लो लगाया, देन एक हायर हाई लगाया। अब ये हमारी ट्रेडिंग रेंज है, हायर हाई और हायर लो, और यहाँ पर डिमांड जोन भी है। अभी यहाँ पर सप्लाई बनी, डिमांड कम हुई और डिमांड नहीं थी कि प्राइसेस को ऊपर लेकर जाया जा सकता, तो यहाँ पर सप्लाई आना शुरू हुई, सप्लाई इंक्रीज़ होना शुरू हुई और डिमांड डिक्रीज़ होना शुरू हुई, जिसकी वजह से प्राइसेस नीचे आई और हमें एक करेक्शन, एक कॉम्प्लेक्स पुल बैक, एक सब स्ट्रक्चर देखने को मिला। अब इसके अंदर जो सप्लाई जोन है उनको रिस्पेक्ट मिलती आ रही है, लेकिन फाइनली जब प्राइसेस हायर टाइम फ्रेम के डिमांड जोन में टैप होती हैं तो अभी हम एक अप ट्रेंड के अंदर हैं, तो अभी हमको यहाँ से डिमांड को रिस्पेक्ट मिलेगी एंड डिमांड की वजह से प्राइसेस ऊपर जाएंगी, और जब प्राइसेस इस सप्लाई जोन में टैप होंगी तो क्या किया अभी प्राइसेस ने, ये सब स्ट्रक्चर ब्रेक किया इस डिमांड जोन ने। जब इस डिमांड जोन को रिस्पेक्ट मिली और प्राइसेस ने सब स्ट्रक्चर ब्रेक किया और हम एक सप्लाई जोन के अंदर टैप हुए, तो वो सप्लाई जोन इमीडिएटली फेल नहीं होगा, उसको रिस्पेक्ट मिलेगी, प्राइसेस देन दोबारा नीचे आएंगी। अभी जो यहाँ पर न्यू डिमांड जोन बना होगा जिसने ये सब स्ट्रक्चर ब्रेक किया, उससे हमें रिस्पेक्ट मिलेगी, उससे रिएक्शन मिलेगा एंड देन प्राइसेस एक न्यू हायर हाई लगाएंगी। और अभी जो यहाँ पर सप्लाई जोन बना होगा जिसकी वजह से ये करेक्शन हुई, वो यहाँ पर फेल हो जाएगा। सेम इसी तरह जो यहाँ पर सप्लाई जोन होता है और यहाँ पर डिमांड जोन होता है, ये हमारा हायर हाई, ये हायर लो। अभी जब प्राइसेस डिमांड जोन में आती हैं, प्राइसेस को रिस्पेक्ट मिलती है, प्राइसेस ऊपर जाती हैं और सब स्ट्रक्चर ब्रेक करती हैं, और जब सप्लाई जोन के अंदर टैप होती हैं तो सप्लाई को रिस्पेक्ट मिलती है, प्राइसेस सप्लाई को इमीडिएटली फेल नहीं करती, उसको रिस्पेक्ट मिलती है, और दोबारा से प्राइसेस जो न्यू डिमांड जोन बना होता है उसमें आती हैं जिसने सब स्ट्रक्चर भी ब्रेक किया होता है, एंड देन फाइनली प्राइसेस ऊपर जाती हैं और एक न्यू हायर हाई लगाती हैं, और जो यहाँ पर सप्लाई जोन बनता है उसको फेल कर देती हैं। देन प्राइसेस कॉम्प्लेक्स पुल बैक देती हैं, नीचे आती हैं, जो न्यूली डिमांड जोन होता है जो कि स्ट्रक्चर ब्रेक करता है हायर टाइम फ्रेम का, उसको रिस्पेक्ट देती हैं और न्यू हायर हाई लगाती हैं और सप्लाई को फेल करती हैं। सेम इसी तरह यहाँ पर जब हम एक डाउन ट्रेंड के अंदर होते हैं, एक बीरिश मार्केट के अंदर होते हैं, सप्लाई को रिस्पेक्ट मिल रही होती है और डिमांड जो है वो फेल हो रही होती है। अब
डिमांड इमीडिएटली फेल नहीं होती। जब प्राइसेस एक लोअर लो लगाती हैं, एक लोअर हाई लगाती हैं। जो लोअर हाई होता है ये हमारा अभी एक सप्लाई जोन है, यहाँ पर एक सप्लाई जोन है जिसने ये स्ट्रक्चर ब्रेक किया है। और एक बात याद रखिएगा कि ये इसके बारे में मज़ीद आगे मैं बात करूँगा कि सप्लाई डिमांड जोन वही वैलिड होते हैं, वही ज़्यादा वैलिड होते हैं जो कि कोई स्ट्रक्चर ब्रेक करते हैं, चाहे वो M1 के हों, M15 के हों, H1 के हों या फिर H4 के हों। वो सप्लाई डिमांड जोन जो स्ट्रक्चर ब्रेक करते हैं वो ज़्यादा वैलिड होते हैं और हम उनको ही ट्रेड करते हैं। चाहे प्राइसेस M1 के अंदर कुछ इस तरीके से चल रही है ना, अब जो ये डिमांड जोन ये स्ट्रक्चर ब्रेक करेगा M1 का, तो हम इसको ही ट्रेड करेंगे यहाँ पर, क्योंकि मार्केट फ्रैक्टल है। जिस तरीके से मार्केट H4 में चलती है उसी तरीके से H1 में चलती है, उसी तरीके से M1 में चलती है। तो प्राइसेस जब एक लोअर हाई और एक लोअर लो लगाएंगी, देन हमें एक कम्प्लेक्स पुल बैक मिलेगा, एक सब स्ट्रक्चर मिलेगा। इस सब स्ट्रक्चर के अंदर प्राइसेस डिमांड को रिस्पेक्ट देती जाएंगी। अब जो यहाँ पर डिमांड जोन बना होगा जिसकी वजह से हमें ये पुल बैक देखने को मिला है, करेक्शन देखने को मिली, जब प्राइसेस सप्लाई जोन में टैप होंगी और रिएक्शन के बाद हम एक डिमांड जोन में टैप होंगे, तो वो डिमांड जोन इमीडिएटली फेल नहीं होगा, उससे हमें रिएक्शन मिलेगा। और वो रिएक्शन उतना होगा जो एक न्यू सप्लाई जोन बना होगा जिसने सब स्ट्रक्चर ब्रेक किया होगा और वहाँ तक होगा और दोबारा से सप्लाई को रिस्पेक्ट मिलेगी, और जो यहाँ पर डिमांड जोन बनेगा फिर वो फेल होगा। देन अब यहाँ पर एक न्यू सप्लाई जोन बनेगा जिसने ये स्ट्रक्चर ब्रेक किया, ये वाला स्ट्रक्चर। अभी जब प्राइसेस दोबारा से उसमें जाएंगी तो सप्लाई को रिस्पेक्ट मिलेगी और ये डिमांड जोन जिसने ये करेक्शन करवाई थी वो फेल हो जाएगा। समझना थोड़ा सा मुश्किल होगा, दोबारा से मैं रिपीट कर देता हूँ। जब प्राइसेस एक अप ट्रेंड के अंदर होती हैं और हम एक डिमांड जोन के अंदर आते हैं तो डिमांड को रिस्पेक्ट मिलती है और ये जो सब स्ट्रक्चर होता है ये ब्रेक होता है, जो M15 का स्ट्रक्चर होता है। क्योंकि आपको बताया है कि जो हायर टाइम फ्रेम की करेक्शन है वो लोअर टाइम फ्रेम का ट्रेंड है, और लोअर टाइम फ्रेम के ट्रेंड को जो हायर टाइम फ्रेम की करेक्शन हो उसे हम सब स्ट्रक्चर कहते हैं। जब प्राइसेस करेक्शन करके नीचे आएंगी और डिमांड जोन में टैप होंगी, जब प्राइसेस नीचे आएंगी करेक्शन करके और डिमांड जोन में टैप होंगी, तो जब प्राइसेस को यहाँ से रिएक्शन मिलेगा तो वो रिएक्शन ये सब स्ट्रक्चर ब्रेक कर देगा। अभी यहाँ पर जो सप्लाई जोन है जिसकी वजह से ये सारी करेक्शन हुई, जिसकी वजह से ये सारा पुल बैक मिला, वो इमीडिएटली फेल नहीं होगा। उसके लिए प्राइसेस दोबारा से नीचे आएंगी और जो न्यू डिमांड जोन बना होगा जिसने कि ये सब स्ट्रक्चर ब्रेक किया है उससे हमको रिस्पेक्ट मिलेगी, उस डिमांड जोन को रिस्पेक्ट मिलेगी और वो रिएक्शन जो होगा वो मेन जो हायर हाई होगा उसको ब्रेक करके न्यू हायर हाई लगाएगा और जो यहाँ पर सप्लाई जोन होगा उसको फेल कर देगा। सेम इसी तरह डिमांड को जब डिमांड को रिस्पेक्ट मिलती है तो जो यहाँ पर सप्लाई होती है वो इमीडिएटली फेल नहीं होती, उससे हमें एक रिएक्शन मिलता है। देन प्राइसेस दोबारा से डिमांड जोन में आती हैं और फाइनली हम सप्लाई को फेल करते हुए डिमांड जोन को रिस्पेक्ट देते हुए एक अप ट्रेंड की तरफ चलते हैं, एक हायर हाइज लगाते जाते हैं और हायर हाइज और हायर लोस की सीरीज़ चलती रहती है। लेकिन अगर प्राइसेस इस डिमांड जोन को फेल कर दें और इससे नीचे चली जाएं तो क्या होगा, हमारे पास स्ट्रक्चर बदल जाएगा, डिमांड फेल हो जाएगी तो हम सप्लाई को ट्रेड करेंगे। तो जब डिमांड फेल होती है तो मतलब स्ट्रक्चर बदल जाता है और जो हमारे लोअर हाइस होते हैं वो भी फेल हो जाते हैं, प्राइस उसको भी फेल कर देती है, न्यू लोअर लो लगा देती है और मार्केट में सप्लाई इंट्रोड्यूस होती है जिसकी वजह से प्राइसेस फिर सप्लाई को रिस्पेक्ट देना शुरू कर देती हैं।
सेम जब हम एक बेरिश मार्केट के अंदर होते हैं तो हमारे पास एक लोअर लो है, एक लोअर हाई है। अभी ये लोअर हाई हमारा सप्लाई जोन भी है। तो जब प्राइसेस सब स्ट्रक्चर बनाकर करेक्शन करके कॉम्प्लेक्स पुल बैक देकर इसमें जाती हैं तो ये हमारे पास एक लोअर टाइम फ्रेम का ट्रेंड चल रहा होता है, जिसमें कि हायर हाइस, हायर लोस, हायर हाइस और हायर लोस लग रहे होते हैं, जो कि सब स्ट्रक्चर है हमारा। देन प्राइसेस फाइनली सप्लाई को रिस्पेक्ट देती हैं, नीचे आती हैं और जो यहाँ पर डिमांड जोन होता है उसमें टैप होती हैं और ये वाला सब स्ट्रक्चर भी ब्रेक करती हैं। अभी ये डिमांड जोन इमीडिएटली फेल नहीं होता, प्राइसेस इसको रिस्पेक्ट देती हैं, देन ऊपर जाती हैं और जो न्यू सप्लाई जोन बना होता है जिसने ये सब स्ट्रक्चर किया होता है ब्रेक, उसको रिस्पेक्ट देती हैं एंड नीचे आती हैं और एक न्यू लोअर लो लगाती हैं। एक मरतबा दोबारा से रिपीट करता हूँ, एक बुलिश मार्केट के अंदर सप्लाई फेल हो रही होती है और डिमांड को रिस्पेक्ट मिल रही होती है, और एक बेरिश मार्केट के अंदर सप्लाई को रिस्पेक्ट मिल रही होती है और डिमांड जो है वो फेल हो रही होती है। अभी जब प्राइसेस हायर हाई लगाने के बाद और हायर लो लगाने के बाद जब प्राइसेस एक कॉम्प्लेक्स पुल बैक देती हैं, जब प्राइसेस सब स्ट्रक्चर बनाती हैं और डिमांड जोन में टैप होती हैं तो डिमांड को रिस्पेक्ट मिलती है, सब स्ट्रक्चर ब्रेक होता है और जब हम फाइनली सप्लाई जोन में जाकर टैप होते हैं तो उस सप्लाई को भी रिस्पेक्ट मिलती है और जो न्यू डिमांड जोन यहाँ पर बनता है जो कि सब स्ट्रक्चर ब्रेक करता है, वहाँ पर प्राइसेस आती हैं और फाइनली प्रीवियस हायर हाई को ब्रेक करके एक न्यू हायर हाई लगाती हैं। सेम टू द फ्लिप साइड, जब हमारे पास लोअर लोज, लोअर हाइस, लोअर लोज, लोअर हाइस, लोअर लोज लग रहे होते हैं और प्राइसेस करेक्शन करके सप्लाई जोन में जाती हैं तो सप्लाई को रिस्पेक्ट मिलती है, सब स्ट्रक्चर ब्रेक होता है और जब फाइनली प्राइसेस डिमांड जोन में आती हैं जिसकी वजह से ये करेक्शन हुई थी तो उस डिमांड जोन को भी रिस्पेक्ट मिलती है और दोबारा से प्राइसेस उस सप्लाई जोन में जाती हैं जिन्होंने ये सब स्ट्रक्चर ब्रेक किया होता है और वहाँ से हमें रिएक्शन देखने को मिलता है जो कि हमारा प्रीवियस लोअर लो को ब्रेक करता है और एक न्यू लोअर लो लगाता है। लेकिन अगर प्राइसेस सप्लाई को फेल करती हैं और हमारे पास सप्लाई फेल होती है और डिमांड को रिस्पेक्ट मिलती है, उतनी रिस्पेक्ट मिलती है कि वो प्रीवियस लोअर हाई को भी यहाँ से ब्रेक कर देता है, तो हम एक अप ट्रेंड के अंदर शिफ्ट हो जाएंगे, तो हम फिर डिमांड जोन को ट्रेड करेंगे। और अगर हम एक बुलिश मार्केट के अंदर हैं और डिमांड जो है वो फेल हो जाती है, सप्लाई ज़्यादा हो जाती है, तो जब डिमांड फेल होगी तो सप्लाई इंक्रीज़ हो जाएगी, स्ट्रक्चर भी बदल जाएगा हमारा, क्योंकि लास्ट जो हायर लो होगा वो भी ब्रेक हो जाएगा, तो हम सप्लाई को ट्रेड करेंगे। और फिर उसी तरीके से ये हमारा एक कॉम्प्लेक्स पुल बैक होगा, ये हमारा सब स्ट्रक्चर होगा, और फिर उसी तरीके से ये हमारा एक कॉम्प्लेक्स पुल बैक होगा, ये हमारा सब स्ट्रक्चर होगा, प्राइसेस इसको ब्रेक करेंगी, न्यू सप्लाई जोन में टैप होंगी एंड फाइनली सेलिंग देखने को मिलेगी। इसके बारे में हम मज़ीद बात करेंगे, स्ट्रक्चर को हम मज़ीद डिफ़ाइन करेंगे नेक्स्ट वीडियोस में। हम स्विंग स्ट्रक्चर, सब स्ट्रक्चर और माइनर स्ट्रक्चर को डिस्कस करेंगे। और फाइनली जब हम लिक्विडिटी कॉन्सेप्ट, इम्बैलेंस, इन चीज़ों को रीड करेंगे और स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट्स को डीपली रीड करेंगे, डीपली अंडरस्टैंड करेंगे, तो ये सारी चीज़ें हमें क्लियर हो जाएंगी।